ऑफ यू टुडे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछला जो टॉपिक था उसमें अपन ने ब्रीस्ट चेंजेस पढ़े थे, जिसके अंदर साइज, निपल एंड एरुला और सेक्रेशन, ये अपन ने जो पिछली रिमेनिंग जो क्लास थी उसमें पढ़ा था। अब अपन इसके नेक्स्ट बाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं कुटिनियस चेंजेस। मतलब ब्रीस्ट चेंजेस के बाद में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, कुटिनियस चेंजेस। अब कुटिनियस चेंजेस के अंदर देखो, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, फेस, जिसके अंदर देखो क्या बताया, पिगमेंटेशन अराउंड द फोरहेड और चेक एंड अरेंज द आई डिसअपियर और शुड आफ्टर डिलीवरी। इसमें क्या बताया गया कि जो फेस पिगमेंटेशन है वो क्या रहेगा, अराउंड द, तो फोरहेड और चिक एंड एरेंज द, कब, जब आई, और डिसअपियर कब होगा, सडन आफ्टर बर्थ। मतलब जैसे ही बेबी बाहर आता है और उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है तब ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट इसी के अंदर स्टार्ट करेंगे ब्रिस्ट, और थर्ड इसमें पढ़ेंगे एब्डोमिन, जिसमें क्या बताया, लीनिया नाइग्रा और स्ट्रे ग्रेविडम। मतलब जो लीनिया नाइग्रा और ग्रेविडम, ठीक है, ये लीनिया नाइग्रा मीन्स जो ब्लैक रूप में होगा, तो ये अपन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में देखो फोर्थ नंबर अपन क्या पढ़ेंगे, बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। लीनिया नाइग्रा, देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा कि भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, जिसमें क्या होगा कि जो वाटर इनसफिशिएंट है या फिर जो वाटर है वो पहले से ओवर जो उसका लेवल है वो अपन चेक करेंगे बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या बताया गया, बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। अब देखो बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें बताया गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ द वाटर, ये क्या होना चाहिए, रिटेंड अबाउट 6.5 लीटर्स। मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो रिटेंड होता है अबाउट 6.6 यानी 6.5 लीटर। अब देखो इसमें क्या बताया गया, द वाटर कंटेन द फिटस एंड प्लेसेंटा और एम्नियोटिक फ्लूइड्स इज अबाउट 3.5 लीटर। मतलब जो कि द वाटर कंटेन कितना होना चाहिए, फिटस क्या करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू, और एम्नियोटिक जो फ्लूइड है वो कितना होना चाहिए, 3.5 लीटर होना चाहिए। इसके बाद में देखो प्रेगनेंसी इज ए स्टेर और हाइपर वोलीमिया। जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, स्टेर और हाइपर वोलीमिया। नेक्स्ट देखो देयर इज द एक्टिव और रिटेंशन ऑफ सॉल्यूशन पोटेंशन एंड वाटर बिकम इज चेंजेज इज ओसम और रीअब्जॉर्ब एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बताया गया, देखो देयर इज द एक्टिव रिटेंशन ऑफ, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर है, और चार्जेज इन द ओसम, किसके थ्रू, और रेगुलेशन करेगा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। इसके बाद देखो नेक्स्ट इंक्रीज इन वाटर इनटेक ड्यू टू द पॉलीयूरिया इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर अपन इंक्रीज वाटर अमाउंट टेक करेंगे तो वो किसको क्रिएट करेगा, पॉलीयूरिया को करेगा। इसके बाद में देखो हेमेटोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या आता है, ब्लड वॉल्यूम सबसे पहले। तो देखो द ब्लड वॉल्यूम इज ए मार्कली इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो मार्कली क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखो द ब्लड वॉल्यूम स्टार्ट टू इंक्रीज फॉर अबाउट 6 वीक्स, यानी 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए ना तब क्या होना चाहिए कि जो ब्लड की जो वॉल्यूम है प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इसके बाद में क्या दिया, आरबीसी एंड एचबी। तो देखो द आरबीसी इज इंक्रीज टू द इंटेंड ऑफ 20 से लेकर 30%। ये आरबीसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। फिर देखो द टोटल इंक्रीज इन वॉल्यूम इज अबाउट 300 to 350 ml बाई दिस इंक्रीज, ठीक है, और ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या होना चाहिए, जो आरबीसी है वो 300 से लेकर 350 ml क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और जो O2 है वो ट्रांसफर होना चाहिए ड्यूरिंग कब, प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखो इट बीइंग्स टू इंक्रीज एट अबाउट 10 वीक्स, और ये कितने वीक्स के अंदर इंक्रीज हो जाना चाहिए, 10 वीक के अंदर ये इंक्रीज हो जाना चाहिए। अब देखो 6 नंबर है वेट गेन। वेट गेन में देखो क्या बताया कि द टोटल वेट फॉर ए हेल्दी
यानी सीधी सी बात ये बताएगी द टोटल वेट ऑफ गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर ए हेल्दी वुमेन के लिए कितना, अबाउट 11 kg। मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेन है उसका वेट कितना गेन होगा, 11 kg। देखो दिस एज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 kg फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो 1 किलो 1 kg है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ड्यूरिंग कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 5 kg कब होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बचा हुआ है वो इंक्रीज होगा। मतलब चाहिए तो 5 उसमें हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, वेट गेन होगा और वो कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसके अंदर 1 kg वेट गेन होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 kg वेट गेन होगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो रिमेनिंग बचा है वो वेट गेन होगा। इसके बाद देखो द टोटल वेट गेन इन डिस्ट्रीब्यूटेड इज फॉलोइंग। आप देखो कैसे कैसे वेट गेन होता है, जो फॉलोइंग बताया गया है कि फिटेस है उसका 3.3 kg, मतलब 3 किलो से लेकर 300 ग्राम तक वेट बढ़ सकता है, 3 किलो 300 ग्राम तक। प्लेसेंटा का 0.6 kg वेट बढ़ेगा। लिक्वर है उसका 0.8 kg, यानी एमनियोटिक फ्लूइड है वो। यूट्रस है उसका 0.9 kg, ब्रेस्ट 0.4 kg, और फैट ऑफ प्रोटीन ये कितना बढ़ेगा, 3.5 kg, यानी 3 किलो 500 ग्राम। इसके बाद में इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम 1.3 kg, इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 12 kg। अब देखो द एवरेज वेट गेन कितना होगा इन मल्टीग्रेविटा और अपीयरेंस अप्रोक्सीमेटली इज 1 kg और लेस देन कितना होगा प्राइमरी ग्रेविटा। मतलब क्या बताया गया कि जो एवरेज वेट गेन कितना होना चाहिए मल्टीग्रेविटा के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1 kg, और लेस देन कितना होना चाहिए इन प्राइमरी ग्रेविटा। अब देखो अपन क्या पढ़ेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट, सिम्टोमेटिक चेंजेस। मतलब सिम्टोमेटिक चेंजेस में क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी चेंजेस पढ़ेंगे। तो देखो द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज reduced by 5 due to the elevated of the diaphragm। मतलब जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो रेड्यूस होगी 5, और ड्यू टू एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम, यानी जितना एलिवेशन होगा डायफ्राम का उतनी ही क्या होगी, ये अपन मान सकते हैं जो रेस्पिरेटरी चेंजेस होंगे। इसके बाद में देखो द चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 5 to 7 सेमी, यानी जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 5 से लेकर 7 सेमी तक इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद में देखो द म्यूकोजा ऑफ द नियोफेरिंग्स इज एंडोमेट्रस, द वुमेन फील शॉर्टनेस ऑफ बर्थ। मतलब इसमें क्या बताया, जो म्यूकोजा ऑफ द नेजोफेरिंग्स इज क्या होगा, एंडोमेट्रस होगा, और वुमेन फेल्ट क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ बर्थ। मतलब इसका एंडोमेट्रस होने की वजह से क्या होगा, जो वुमेन है वो क्या फील करेगी, शॉर्टनेस और ब्रीथ फील करेगी। मतलब जो ब्रीथिंग कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी। इसके बाद में अपन देखेंगे यूरिनरी चेंजेस। यूरिनरी चेंजेस के अंदर देखो अपन क्या स्टार्ट करते हैं कि द किडनी इनलार्ज बाय 1 सेमी, यानी जो किडनी है वो इनलार्ज हो जाएगी कितनी सेमी, 1 सेमी। फिर बताया गया द जीएफआर रेट इंक्रीज, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यूट्रस बिकम क्या हो जाएगा, एंटोनिक ड्यू टू द हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो यूट्राइन है बिकम एंटेरिक ड्यू टू द हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद में देखो द ब्लैडर म्यूकोजा बिकम क्या होगा, एलिमेटस ड्यू टू द वेरियस और लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन, और स्पेशली इन द प्राइमरी ग्रेविटा। इसमें क्या बताया गया, देखो कि जो ब्लैडर है म्यूकोजा, ब्लैडर की म्यूकोजा वो बिकम क्या होगी, एडिमेटस ड्यू टू द वेनस लिम्फेटिक और ऑब्स्ट्रक्शन स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर ये चीज़ें होगी। अब देखो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन इज नोटेड एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विथ सब्सक्राइब आफ्टर 12 वीक्स। इसके अंदर ये बताया गया कि भी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी मैक्चुरेशन की, और इसको अपन नोटेट करेंगे 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और विथ सबसाइड्स आफ्टर 12 वीक्स। अब देखो इन लेट प्रेगनेंसी जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी बताएगी ऑफ द मैक्चुरेशन इज
रिपेयर, और देखो जो इन द लेट प्रेगनेंसी, तो जो मैक्चुरेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद में लीवर एंड गॉल ब्लैडर की जो फंक्शन है वो देखेंगे। देखो क्या बताया गया लीवर एंड गॉल ब्लैडर के फंक्शन के अंदर कि देयर इज नो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस द लीवर सेल बट फंक्शन आर डिप्रेस्ड, मतलब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, बट इसके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, मतलब कम कर देगा अपने फंक्शंस को। और लीवर फंक्शन टेस्ट आर नॉट चेंज, मतलब जो लीवर फंक्शन है टेस्ट वो आर नॉट चेंजेज होगा। उसके बाद में देखो नर्व सिस्टम के अंदर अपन क्या देखेंगे कि अभी नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन मैटरनल और इरिटेबिलिटी रहेगी, एंड साल्पिंजो आर प्रोहिबिटेड ड्यू टू द सम साइकोलॉजिकल फैक्टर और इफेक्ट, मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि भी जो फीमेल है उसको नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन तो क्या रहेगी, अक्कर रहेगी, बट जो प्रोबेबिलिटी डू क्या रहेगा, सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते रहेंगे। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले प्लेसेंटल हार्मोन ये अपन देखेंगे, जिसमें देखो प्लेसेंटल प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स देयर कॉज ए नो ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या होगा कि भी जो प्लेसेंटल प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन और देयर कॉज क्या करेंगे, नो साइकोलॉजिकल चेंजेस, और कोई भी साइकोलॉजिकल चेंजेस इसमें नहीं होगा। द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट चेंजेस, स्किन पिगमेंटेशन और यूटेराइन इनलार्जमेंट। इसमें क्या बताया गया कि द हाई लेवल एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोड्यूस किसको करेगा, प्लेसेंटा, तो द रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ब्रेस्ट और स्किन पिगमेंटेशन को चेंज करने के लिए और यूटेराइन इनलार्जमेंट करने में क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा कौन, एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद में आता है पिट्यूटरी हार्मोन, तो देखो द सेक्रेशन ऑफ प्लेसेंटा जो प्रोलैक्टेशन और एंडोक्राइन द एड्रोट्रोपिक एंड मेलेनोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन इंक्रीज। इसमें क्या होगा कि जो पिट्यूटरी हार्मोन के थ्रू क्या होगा, सेक्रेशन होगा, किसका प्रोलैक्शन यानी और एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड जो मेलिंगोसाइट्स जो स्टिमुलेशन हार्मोन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, किसके थ्रू, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके थ्रू इन हार्मोनों का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखेंगे थायराइड फंक्शन, जिसमें देखो प्रेगनेंसी द थायराइड ग्लैंड्स इंक्रीज इन साइज अबाउट कितनी 30% ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इंक्रीज वेस्कुलरिटी। मतलब क्या बताया गया कि वे प्रेगनेंसी के दौरान जो थायराइड ग्लैंड्स है ये इंक्रीज हो जाएगी साइज के अंदर कितनी 30 सेमी यानी 30%, और ड्यू टू द किसको इंक्रीज करेगी, हाइपरप्लेजिया को और ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इंक्रीज वेस्कुलरिटी, जो वेस्कुलरिटी जो फंक्शन वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, एंटीनेटल केयर हिस्ट्री एंड अब देखो हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सिस्टेमेटिक सुपरविजन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। मतलब जो सिस्टेमेटिक सुपरविजन करेंगे किसका, वुमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीनेटल केयर बोलेंगे। अब देखो एंटीनेटल केयर इन्वॉल्व है, अब एंटीनेटल केयर के अंदर कौन कौन सी केयर इन्वॉल्व है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो कौन सी केयर देखें, इसमें बताया केयरफुल हिस्ट्री लेंगे और केयरफुल हिस्ट्री लेंगे किसकी, मदर्स की, और इजी वे में अपन करेंगे। उसके बाद में देखो एडवाइस गिवन टू द प्रीनेटल वुमेन। अब देखो जो प्रीनेटल वुमेन है उसको अपन क्या करेंगे, एडवाइस भी देंगे कि भी आपको क्या करना है क्या क्या नहीं करना, वो चीज़ें अपन उसको उसमें बताएंगे, जिससे क्या होगा वो आप मदर अपने फिटस या फिर अपने जो बेबी है या फिर जो फिटस यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है उसकी अच्छी तरीके से केयर कर सके। अब देखो इसमें बताया एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो क्या क्या एम होना चाहिए और क्या क्या ऑब्जेक्टिव, टू सेक्रेशन द हाई रिस्क कॉजेज केसेज, मतलब टू सेक्रेशन द हाई रिस्क ऑफ केसेज, इसमें भी टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एट द एयरलिस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। मतलब अपन क्या करेंगे कि जो वुमेन है या फिर
प्रेग्नेंट वुमेन के जो फीटस है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन अपन को दिखाई दे रही है, तो अपन क्या करेंगे, उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखो, टू प्रोवाइड प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ केयर, अपन क्या करेंगे, जो वुमेन है उसको अपन क्या प्रोवाइड करवाएंगे, जो प्राइमरी केयर है वो प्रोवाइड करवाएंगे, जो प्रिवेंटिंग विद हेल्थ केयर होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, अपन टू एलिवेट द मदर अबाउट द साइकोलॉजिकल और प्राइमरी ऑफ लेबर टू रिड्यूस फियर एंड रिस्पॉन्स साइकोलॉजी। तो इसमें क्या बताया गया कि अभी टू एलिवेट करेंगे, अपन मदर्स को बताएंगे साइकोलॉजिकली, अपन उसको सपोर्ट देंगे, लेबर के बारे में बताएंगे, और जो लेबर पेन है, अदर जो चीज़ें हो रही है उन सब के बारे में अपन उसको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो मदर है उसको साइकोलॉजिकली एक तो सपोर्ट मिलेगा, और लेबर के दौरान जो पेन हो रहा है वो पेन को भी क्या करे, सहन करे, कि भी कुछ समय की बात है, ये लेबर कम्प्लीटली हो जाएगा। और ऐसे वुमेन्स, ऐसी कंडीशन में सब वुमेन्स को ऐसे ही होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो डिलीवरी अचीव नहीं होगी। अब टू डिस्कस विद द कपल अबाउट द पैलेस एंड मोड ऑफ द डिलीवरी एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो नर्स है वो डिस्कस करेगी किसके साथ में, उस कपल्स के साथ में या फिर उस वुमेन्स के साथ में, और उनको बताएगी कि भी जो डिलीवरी हुई है उसको किस हिसाब से कंप्लीट की, और उसके बाद में जो न्यूबॉर्न बेबी अचीव हुआ है उसकी किस हिसाब से उन लोगों को केयर करनी, उसके बारे में वो उससे डिस्कस करेंगे, और जो कपल्स है उसको बताएंगे, जिससे मदर क्या करे, आसानी से अपने बेबी की केयर कर सके और उसका पूरा कंप्लीट रूप से क्या कर सके, ध्यान रख सके, और उसके बारे में बताएगी जो कॉम्प्लिकेशन है या रिस्क फैक्टर है या इन फ्यूचर्स जो उसके साथ हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करेगी। अब टू मोटिवेट द कपल अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब क्या करेगी, जो मदर्स है या फिर जो कपल्स उसके साथ में है उसको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि जो 1 बेबी हुआ है इसके बाद में जो 2nd बेबी आपको अचीव करना है उसके बीच में गैप होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर, इतना गैप होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो फीमेल की जो बॉडी है वो क्या हो जाए, वापस रिकवर हो जाए और वापस कैपेबल हो जाए कि 2nd जो प्रेगनेंसी है वो अचीव करने के लिए। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और साइकोलॉजिकल जो मदर्स को सपोर्ट मिलेगा, जो मेंसेस पीरियड है वो मेंटेन रहेगा, 6 मंथ तक अपन को क्या करवाना है, ब्रेस्ट फीड करवानी है, जिससे बच्चे को क्या रहेगा, जो प्रचुर यानी जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो ब्रेस्ट के थ्रू उसको मिलेगा, और उसका जो हार्मोन सेक्रेशन है वो भी रहेगा, और जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकली डेवलपमेंट मदर एंड जो फिटनेस है इन दोनों का वेल रहेगा, जिससे क्या होगा कि जो मदर है और जो बेबी है ये दोनों हेल्दी रहेंगे, और उनके जो मदर्स का अट्रैक्शन उस बेबी के प्रति क्या रहेगा, हाई रहेगा, और बेबी का मदर्स के प्रति अट्रैक्शन वेल रहेगा, जिससे क्या होगा, उन दोनों के अंदर जो तालमेल है वो बना रहेगा, और जो मदर है वो क्या करेगी, आसानी से अपने बेबी की केयर कर सकेगी, और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें अपन ने थोड़ा डिले किया, तो उससे क्या होगा, मदर का जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है वो भी अच्छे से होगा, और जो मदर का जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो भी इजी वे में होगा, जिससे क्या हो, मदर्स इतना फियरफुल नहीं कर सके कि भी एक बेबी हुआ उसके जस्ट बाद में 2nd और हो गया, तो वो चीज़ें उसके माइंड में नहीं रहेगी। ये था एम्स अपना किस में, कि भी जो नर्स हैं उस मदर्स के साथ में उसके हस्बैंड्स को या फिर उसके फैमिली है मेम्बर्स है उन सबको क्या करेगी, गाइड करेगी एंटीनेटल केयर के प्रति, और जो प्रेगनेंसी के दौरान उस मदर को क्या क्या चेंजेस हो रहे थे उनके ऊपर भी डिस्कस करेगी, और उसको बताएगी 6 मंथ तक बेबी को आपको क्या करवाना, ब्रेस्ट फीड करवाना है, जिससे क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट है वो वेल होगा, और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो उसको मिलता रहेगा, और उसके गैप बिटवीन बताएगी, मदर 1st बेबी टू 2nd बेबी के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये भी वो उसके बारे में भी डिस्कस करेगी। और उसके बाद में क्या रहेगा कि जो उनका मेंसेस पीरियड है वो भी अफेक्टेड नहीं होगा, और जो बेबी है उसकी किस तरीके से केयर करनी है वो भी उसके बारे में बताएगा। फैमिली प्लानिंग जो मेथड्स है उनके ऊपर भी, और फैमिली प्लानिंग जो मेथड है उनको अचीव करना और इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें उनमें मदर्स को बताएगी। अब देखो, अपन ने कुटेनियस चेंजेस स्टार्ट किया था फर्स्ट, उसमें अपन ने ब्रेस्ट
एब्डोमिनल, एलिनिया नाइगरा, और जो वाटर बॉडी मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर ये बताया था प्रेगनेंसी के दौरान कितना वॉल्यूम्स जो एमनियोटिक फ्लूइड्स होना चाहिए और मदर्स को कितना अमाउंट में अपन को फ्लूइड इनटेक करवाना है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो WBC, RBC ये कितनी कितनी अमाउंट में इंक्रीज होनी चाहिए, ये अपन ने इसमें डिस्कस किया था। और सिस्टमेटिक में रेस्पिरेटरी, यूरिनरी सिस्टम्स और एंडोक्राइन सिस्टम, लिवर एंड गॉल ब्लैडर और नर्वस सिस्टम ये किस तरीके से काम करते हैं। एंडोक्राइन में अपन ने पढ़ा था प्लेसेंटल हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स की जो फंक्शन है, एंटीनेटल केयर, जिसके अंदर अपन ने हिस्ट्री कलेक्ट की थी कि केयरफुली किस तरीके से अपन को केयर करनी है बेबी की, मदर की और अदर्स की, ये सब चीज़ें इसमें अपन ने डिस्कस किया था। और फिर अपन ने इसमें देखा था RBC किस तरीके से, ब्लड वॉल्यूम किस तरीके से, वेट गेन कैसे हो रहा है मदर का और बेबी का, और कौन से समय में कितना वेट गेन होना चाहिए, लीवर का कितना और बेबी का कितना, फीटस का कितना, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो इसमें वेट गेन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि भी जो मदर है प्लेसेंटा का कितना होना चाहिए, बेबी का कितना होना चाहिए, जो यूट्राइन शेप है वो कितनी होनी चाहिए, यूट्रस और जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है इन सब में कितना कितना वेट गेन होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई थी। जिससे क्या होगा कि जो वेट है वो भी सही तरीके से गेन होता रहेगा।